जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके और जीएस का जो मॉक टेस्ट था वो मॉक टेस्ट संख्या 9 लेके आया हूं। इससे पहले मॉक टेस्ट 8 अपलोड कर दिए हैं और उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक बात पूछनी है, कितने लोग ऐसे हैं जो सीआरपीएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं? और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीआरपीएफ की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करूं जीके के लिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो सीआरपीएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं। वरना अभी जो आने वाले दिन हैं उनमें मैं आपको स्टार्ट करूंगा एसएससी एमटीएस हवलदार की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए जीके की मॉक टेस्ट सीरीज बहुत उत्कृष्ट लेवल का सेशन रखा होगा। और इसके अतिरिक्त जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है उसकी सीरीज ऑलरेडी चल रही है। और यूपी की अगर कोई भर्ती आती है, जैसे वीडियो का री एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए मैं मॉक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। लेकिन अभी आपसे पूछना है कि सीआरपीएफ के लिए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करनी है या नहीं करनी है, कमेंट में ज़रूर लिखना है इसके बारे में। तो आइए आज के प्रश्न, जो कौन कौन से प्रश्न हैं, 25 प्रश्न आने हैं आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। जो जीके के प्रश्न आएंगे वो 25 क्वेश्चन आने हैं, तो उन 25 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला प्रश्न है आपका 26, 26 से स्टार्टिंग है, 26 से लेके 50 तक इसमें प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। तो बात करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाया तथा बीजापुर से संधि की? दोस्तों कौन सा मुगल शासक है जिसने अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाया था और बीजापुर से संधि की थी? दोस्तों सही जवाब होगा आपका इसका ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां एक ऐसा मुगल शासक है जिसने अपने राज्य में अहमदनगर को मिला लिया था और बीजापुर से संधि कर ली थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो शाहजहां है ना, इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा गया, दोस्तों शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। प्रिंस ऑफ बिल्डर मतलब इमारतों का राजकुमार। इसके टाइम में बहुत ज़्यादा इमारत भारत में बनी। आगरे का ताजमहल इसने बनवाया था, आगरे की मोती मस्जिद इसने बनवाई थी, और दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया था। तो बहुत सारी इमारतें शाहजहां की देन है। दोस्तों शाहजहां जो है, इसके बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। शाहजहां जो है, इसके बचपन का नाम खुर्रम है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी पत्नी है मुमताज़ महल। मुमताज़ महल। और मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज़ महल का वास्तविक नाम है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल का वास्तविक नाम है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो था बीजापुर से इसने संधि की थी। दोस्तों अकबर लिखा गया है। अकबर जो है ये मुगल वंश का तीसरा राजा है। आफ्टर बाबर और हुमायूं के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो अकबर बैठता है। दोस्तों अकबर ने 1582 ईस्वी में एक धर्म स्टार्ट किया था, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म किसने स्टार्ट किया है? तो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1582 ईस्वी में। और अकबर जो है तबला बजाने में महारत हासिल रखता है, ये भी आप याद रखिएगा। अकबर की सेना ने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ दोस्तों, वो महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की है। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने शुरू की है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जहांगीर। जहांगीर जो है, इसने आगरे के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। याद रखना, जहांगीर ने आगरे के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी, आपसे पूछा जाता है। और जहांगीर की पत्नी का नाम क्या है? जहांगीर की पत्नी है नूरजहां। नूरजहां का असली नाम क्या है दोस्तों? मेहरुन्निसा। नूरजहां को मेहरुन्निसा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल चित्रकला सबसे ज़्यादा जो विकसित हुई वो जहांगीर के काल में विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपका औरंगजेब, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। याद रखिएगा इसके बारे में, जिंदा पीर किसे कहा गया? औरंगजेब को। और औरंगजेब जो है, इसकी सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार रहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कट्टर सुन्नी मुसलमान है। और इसने जजिया कर दोबारा स्टार्ट किया था, झरोखा दर्शन बंद कर दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब जो है, इसकी बीवी है राबिया दुर्रानी, जिसका मकबरा औरंगाबाद में, जिसे बीवी का मकबरा कहा जाता है। तो औरंगजेब के बारे में आपसे याद रखें, इसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की है। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की, ये भी आप याद रखिएगा। और ये एक ऐसा राजा है मुगल वंश का जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? तो औरंगजेब का हुआ। आपसे पूछा गया था कि कौन सा राजा था जिसने अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाया और बीजापुर से संधि की थी? शाहजहां ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
वह गुप्त शासक कौन था जिसकी तुलना कुबेर, यम, इंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं से की गई है? दोस्तों वह गुप्त शासक जिसकी तुलना कुबेर, यम तथा इंद्र जैसे देवताओं से की गई तो वो है आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, जो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है बी ए स्मिथ ने, ये आप याद रखना कभी आपसे पूछा जाए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों समुद्रगुप्त जो है इसे अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए भी दर्शाया गया है, ये भी आप याद रखना। साथ साथ समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि भी धारण की है। कविराज की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने धारण की है। ठीक है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वो समुद्रगुप्त के से संबंधित है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण की है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की है, ये भी आप याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इसने दिल्ली में मेहरौली का स्तंभ भी बनवाया था। मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया? दोस्तों मेहरौली का लौह स्तंभ बनाया है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये एक ऐसा स्तंभ है आज तक इसमें जंग नहीं आई है। जंग रहित लौह स्तंभ मेहरौली में बनवाया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। आपसे पूछा गया था कि कौन सा गुप्त शासक है जिसकी तुलना कुबेर से की गई, वो है आपका समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सहायक संधि के विषय में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों सहायक संधि जो है ना, ये स्टार्ट तो की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, बिल्कुल सही है। तो और ये कब स्टार्ट की थी? सन 1798 ईस्वी में। और इसके मतलब इस सहायक संधि को अपनाने वाला पहला जो क्षेत्र था, पहली रियासत थी हैदराबाद रियासत। इसमें क्या होता था दोस्तों कि सहायक संधि का मतलब था कि अंग्रेज जो थे वो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते थे, और इसके लिए अंग्रेज अपनी सेना रख देते थे उस रियासत में। और कोई राजा दूसरे उस क्षेत्र पर अटैक करता है तो अंग्रेजों की सेना युद्ध लड़ेगी, उसके लिए अंग्रेज पैसा लेते थे। उसके लिए अंग्रेज क्या करते थे? पैसा लेते थे। मतलब सैनिक किसके? अंग्रेजों के सुरक्षा राज्य की, और राज्य ही क्या करेगा? पैसा देगा। तो यही थी आपकी सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई। तो इसमें क्या इसमें पूछा गलत कथन कौन सा? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। उसमें इसमें देखें तो इसमें संधि करता राज्य में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात होगी, बिल्कुल सही है। संधि करता राज्य अंग्रेजों की अनुमति से ही कोई संधि युद्ध कर सकेगा, ये भी सही है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है आपका, ये वाला कथन। इसमें कहा गया कि अंग्रेज सैन्य टुकड़ी का रखरखाव स्वयं करेंगे, ये गलत है। ये कथन गलत है आपका। बाकी जो मैंने आपको बताया था वही सब चीज़ें हैं इसमें। तो सहायक संधि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी से निकलने वाले चने के दाने के समान एक छोटे खंड को क्या कहा जाता है? दोस्तों ज्वालामुखी से निकलने वाले चने के दाने के समान छोटे खंड को जो कहा जाता है उसको कहेंगे हम स्कोरिया, ऑप्शन सी स्कोरिया कहा जाता है। आप याद रखिएगा, पूछा जाए कभी आपसे। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, मतलब पार्ट्स बाई फोटो आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपका पूरा मैग्मा है, इसके अंदर पिघला हुआ मैग्मा बाहर आएगा तो लावा बनेगा। जब लावा बनेगा तो यहाँ पे आपको जलवाष्प बहुत ज़्यादा निकलती है। एक तो क्वेश्चन यही याद रखना कि जब ज्वालामुखी फटता है तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है? जलवाष्प निकलती है। क्रेटर क्रेटर ये वो रास्ता होता है जहाँ से लावा मैग्मा बाहर आता है, ये आपका याद रखना है। मैग्मा जिस बिंदु से बाहर आता है ये भाग होता है आपका क्रेटर, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों भारत का भी एक ज्वालामुखी है जो एक्टिव वोल्केनो है, वो है बैरन। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ पर है? दोस्तों बैरन मध्य अंडमान में आता है। बैरन मध्य अंडमान में स्थित है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा है। अभी एक ज्वालामुखी था मोना लोआ। मोना लोआ ये हवाई द्वीप में आता है और ये फट गया आपका। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है, ये फट चुका है आपका। दोस्तों ज्वालामुखी की बात हो रही है तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर क्या है दोस्तों? दोस्तों प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की एक पट्टी है, और यहाँ पर दुनिया के 70% से ज़्यादा जो एक्टिव वोल्केनो वो पाए जाते हैं। तो रिंग्स ऑफ फायर जो है ये ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है। कौन से महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। तो प्रश्न की ओर लौटते हैं। निकलने वाले चने के दाने को क्या बोलते हैं? स्कोरिया बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा ठंडी प्रकृति की है? दोस्तों ठंडी जलधारा के बारे में बताना है, कौन सी ऐसी धारा है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में बेंगुला की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ब्राजील की धारा, उत्तर विषुवतीय धारा। तो दोस्तों कौन सी ऐसी जलधारा है जो ठंडी है? सही जवाब होगा दोस्तों बेंगुला की धारा एक ठंडी जलधारा है, ऑप्शन ए। बेंगुला की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाए। और बेंगुला की जो जलधारा है अटलांटिक महासागर में आती है, अटलांटिक महासागर की धारा है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आप याद रखिएगा। सागर में आती है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको ना एक चीज़ यहाँ पे और पूछ सकता है आपके एग्जाम में,
कि जो गल्फ स्ट्रीम है कहाँ पे बहती है, गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं कहाँ पे बहती है, ये कमेंट में लिख के आप मुझे बताएंगे। गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ पर बहती है, ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और प्रश्नों की बात करते हैं। क्वेश्चन 31 क्या कहा गया, मतलब भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। दोस्तों भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये दोस्तों 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो म्यांमार से इसकी सीमा नहीं लगेगी। फिर त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है, ये भी आप याद रखना, बांग्लादेश से अपनी सीमा लगाता है त्रिपुरा। क्लियर। दोस्तों मैं बात करूँ त्रिपुरा के बारे में, तो त्रिपुरा की राजधानी तो अगरतला है। त्रिपुरा का एक त्यौहार आपके एग्जाम में आता है और वो है आपका खर्ची पूजा। खर्ची पूजा ये किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों त्रिपुरा का त्यौहार है खर्ची पूजा, और इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और त्रिपुरा का एक डांस याद रखना, होजागिरी, ये बहुत आता है एग्जाम में कि होजागिरी किस राज्य का डांस है। दोस्तों होजागिरी डांस है आपका त्रिपुरा का, ये आप याद रखिएगा, त्रिपुरा का डांस है। और इसके अतिरिक्त त्रिपुरा में क्लाउडी लेपर्ड नेशनल पार्क भी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक त्यौहार और होता है त्रिपुरा में, गरिया पूजा। खर्ची पूजा और गरिया पूजा दोनों त्रिपुरा के ही त्यौहार हैं, ये भी आप याद रखना। दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि जो और राज्य है, पहले आप मैप देख लेते हैं एक बार, आप इसको थोड़ा जूम करके देखें तो म्यांमार की बॉर्डर देखें पहले, आपका म्यांमार कहाँ पर है। तो म्यांमार दोस्तों यहाँ आपको म्यांमार मिलेगा, ये आपका राइट में ये म्यांमार है आपका। तो नागालैंड की सीमा लग रही है, देखो अरुणाचल प्रदेश है ऊपर, उसके नीचे आपका साउथ में थोड़ा सा नागालैंड है, नागालैंड के मणिपुर है, और मणिपुर के बाद में ये नीचे आपका मिजोरम। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर और मिजोरम, इन 3 राज्यों की जो सीमा है वो म्यांमार के साथ में साझा होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बचा आपका बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से ही 3 ओर से घिरा हुआ है आपका त्रिपुरा। कहाँ पर है आपका, ये छोटा सा मतलब राज्य है त्रिपुरा, ये आप याद रखिएगा, छोटा सा राज्य है त्रिपुरा। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, तो ये नीचे आपका वेस्ट बंगाल है, ये वाला, ये बांग्लादेश है आपका। थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही इसकी, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला भाग छोटा सा, ये आपका त्रिपुरा है, जिसको मैंने गोल सर्कल किया है, ये त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था कि म्यांमार से सीमा नहीं लगती, त्रिपुरा की नहीं लगती। दोस्तों मैं बात करूँ म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी नेपाइडो, म्यांमार की राजधानी है नेपाइडो, और यहाँ की मुद्रा को क्यात कहा जाता है, मुद्रा है क्यात, राजधानी नेपाइडो। दोस्तों अगर आपसे पूछे म्यांमार की भाषा क्या है, तो बर्मी, म्यांमार की राजभाषा बर्मी है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखा है नागालैंड। दोस्तों नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को, ये भी आप याद रखना, 1 दिसंबर 1963 को। और नागालैंड का एक त्यौहार बहुत आता है एग्जाम में, वो है आपका हॉर्नबिल। हॉर्नबिल डांस कहाँ पे किया जाता है, तो नागालैंड में हॉर्नबिल मतलब त्यौहार मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या मतलब माइनस में थी, वो नागालैंड की थी, ये भी आप याद रखना। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आप याद रखना। भारत में अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है, नेफा, नेफा, ये आप याद रखना। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे एक शब्द लिखा गया राज्य है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्य की परिभाषा है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा लिखी गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, याद रखना दोस्तों इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में मानसून का आगमन कब होता है। दोस्तों भारत में जो मानसून आता है ये गर्मियों में आता है, और मेनली जून से प्रारंभ होता है, तो सही जवाब क्या होगा, भारत में मानसून का प्रारंभ होता है आपका जून में, तो जून के प्रारंभ से मानसून आता है। ठीक है दोस्तों, आपको एक को मैप दिखाता हूँ। भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसकी शुरुआत होती है आपकी 1 जून से, 1 जून से फिर 5 जून फिर 10 जून, इस तरह से ये जो मानसून है भारत में वर्षा कर देता है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा करता है, याद रखिएगा इसके बारे में। और वर्षा जो होती है दोस्तों, वर्षा ये वायुमंडल के कौन सी परत में होती है, तो क्षोभ मंडल का उदाहरण है वर्षा, ये भी आप याद रखना, क्षोभ मंडल में होती है वर्षा आपकी। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि आइसोहाइट क्या होती है,
आइसोहाइट क्या होती हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, आइसोहाइट बे रेखाएं होती हैं जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं। मानचित्र पर खींची गई बे काल्पनिक रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं उनको आइसोहाइट कहा जाता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि भारत में मानसून का प्रारंभ कब होता है? तो जून में होता है। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था, तो इसका सही जवाब होगा जून के प्रारंभ में। दोस्तों लिखा गया मानसून, अगर आपसे पूछा जाए कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द किस भाषा का? अरबी भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है, किसने कहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? दोस्तों राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति को संविधान के साथ धोखा करार दिया, वो किसने कहा है? तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन डी। हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इस कथन को कहा गया है कि राष्ट्रपति का आपातकाल संविधान के साथ धोखा है। याद रखिएगा दोस्तों इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका के.एम. मुंशी, अगर क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली है, तो राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? जवाब होगा के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी के द्वारा क्या कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बी.एन. राव, अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे आपके बी.एन. राव। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका राष्ट्रपति का आपातकाल, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का आपातकाल कौन से आर्टिकल में है, तो वो है आपका अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे ना आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो संविधान दिवस है वो कब होता है? तो भारत का संविधान दिवस होता है आपका 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों जर्मनी के संविधान से आपातकाल उपबंध लिए गए हैं। लेकिन सावधान रहना, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि वित्तीय आपातकाल हमने कहाँ से लिया है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया, जबकि अन्य आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिए गए हैं। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था कि संविधान के साथ धोखा है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, ये किसने कहा? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है। नेक्स्ट आपका, हमारे संविधान में उपबंधित शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? दोस्तों शक्तियों का विभाजन की जो अवधारणा वो कहाँ से ली है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कनाडा से ली गई है। कनाडा से ली गई है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कनाडा से हमने और क्या लिया? दोस्तों कनाडा से हमने लिया है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। साथ साथ हमने अवशिष्ट सूची कहाँ से ली है? तो दोस्तों अवशिष्ट सूची भी हमने कनाडा से ली है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो कनाडा से लिया गया है शक्तियों का विभाजन। संघ की अवधारणा भी हमने कनाडा से ली है, ये भी आप याद रखना कि भारत राज्यों का संघ होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आयरलैंड से क्या लिया गया है? दोस्तों डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने कहाँ से ली है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने ली है, ये भी आप याद रखना। राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आपसे पूछा गया था कि शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो दोस्तों राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता इन ऑप्शन के अनुसार? तो सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। 35 का सही जवाब है आपका ऑप्शन, सॉरी डी नहीं, जी तो होती है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी। दोस्तों उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बल्कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर जो निर्वाचक मंडल बनाते हैं वो लोग उसको चुनते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती। राज्यपाल की, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है।
पदेन सभापति। और अभी कौन है दोस्तों? तो अभी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसे हराया था? मार्गरेट एल्बा को हराया था। मार्गरेट एल्बा को हराया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया? भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई बढ़ना, वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ना, ये होता है आपका मुद्रास्फीति। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सही जवाब होगा घाटे का बजट। घाटे का बजट मुद्रास्फीति का सबसे मुख्य कारण होता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर लिखा गया है बजट, अगर आपसे पूछे कि बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? दोस्तों बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये भी आप याद रखना। साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो बजट का उल्लेख करता है? दोस्तों देखो, बजट जैसा कोई शब्द संविधान में नहीं लिखा गया, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है ये कहीं ना कहीं बजट ही होता है आपका। वार्षिक वित्तीय विवरण ये बजट के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना, अनुच्छेद 112 ये बजट से ही संबंधित है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया? तो आपको याद रखना दोस्तों, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नाम रिकॉर्ड है 10 बार बजट पेश करने का। ठीक है दोस्तों, बजट भारत का वित्त मंत्री पेश करता है, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार भारत का बजट पेश किया, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में बजट का जनक कौन है? दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारत में बजट का जनक कौन है? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ये बजट का जनक है, ये आप याद रखना, क्वेश्चन कभी आए। बजट जो होता है ये भारत की राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। राजकोषीय नीति वो नीति होती है जिसमें सरकार अपने आय और व्यय का ब्यौरा रखती है, तो ये भी आप याद रखें। मुद्रास्फीति का कारण है घाटे का बजट। नेक्स्ट आपका, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुरता होनी चाहिए? दोस्तों विटामिन डी की कमी यदि चल रही है तो मतलब कैल्शियम की कमी चल रही है, और विटामिन डी की कमी को आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको ऐसा दूध लेना पड़ेगा, और अंडा, दूध और अंडा लेना पड़ेगा। तो अंडा और दूध की मात्रा से विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। दोस्तों विटामिन डी की मैं बात करूं तो इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसमें कैल्शियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। इसको सनशाइन विटामिन अर्थात सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में जो विटामिन संश्लेषित होता है वो आपका विटामिन डी है, तो सनशाइन विटामिन भी इसे कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, तो दोस्तों हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला विटामिन विटामिन डी होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हार्मोन के रूप में कार्य करता है। क्लियर? अच्छा दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। कैश्मीर फंक के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अनाज लिखा गया है और फल लिखा गया है। पहले मैं फल की बात कर लूँ। अगर आपसे पूछे कि फल मीठे होते हैं किसके कारण? दोस्तों फलों की मिठास का कारण होता है फ्रक्टोज शर्करा। फ्रक्टोज शुगर ये फलों की मिठास का कारण होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे भारत मतलब दुनिया में दुग्ध दिवस कब होता है? तो 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी श्वेत क्रांति आप जानते हैं, वर्गीज कुरियन का नाम भी आप सुने होंगे। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करेंगे तो आप अंडा और दूध खाएंगे, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? दोस्तों एक गेंद जो ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें क्या चीज़ स्थिर रहेगी? सही जवाब होगा दोस्तों आपका, जब कोई गेंद उसमें त्वरण स्थिर रहेगा। त्वरण, जब कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो उसका त्वरण स्थिर रहता है। त्वरण क्या होता है दोस्तों? वेग परिवर्तन की तरह त्वरण होती है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? दोस्तों 1/2 गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर। मतलब गतिज ऊर्जा का मान किस पर डिपेंड करता है? वेग पर। वेग को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो विस्थापन, त्वरण और वेग सदिश राशि है तीनों। विस्थापन, वेग, त्वरण तीनों सदिश राशि है, गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। क्लियर हुआ दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कौन सी है इन ऑप्शन में? सही जवाब होगा दोस्तों हीरे की चमक। हीरे की चमक जो है ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और हीरा पृथ्वी पर ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर भी है।
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप भारत में कोई ऐसी खान है जो हीरो के लिए प्रसिद्ध है? तो हाँ, बिल्कुल है, और वो खान आपकी पन्ना की खान। पन्ना की खान दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तारा, तारों में ऊर्जा बनती है किसके कारण? दोस्तों तारों में ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन के कारण किसी तारे में ऊर्जा बनती है, आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये पूछ लेता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। और हमारे सौर मंडल में जो सबसे नज़दीक तारा है वो सूर्य है, और सूर्य के बाद में प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा बनता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों आप तारों की बात हो रही है तो आपको अर्सा मेजर याद रखना है। अर्सा मेजर, सॉरी ये यू है, दोबारा लिख देता हूँ। अर्सा मेजर क्या है दोस्तों? सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहा जाता है, याद रखना। सप्तऋषि तारामंडल को क्या कहा गया है? तो अर्सा मेजर सप्तऋषि तारामंडल का ही नाम है, याद रखिएगा इसके बारे में। क्लियर हुआ दोस्तों? तो आपसे पूछा गया था पूर्णांति परावर्तन, वो हीरे का चमकना पूर्णांति परावर्तन का उदाहरण है। सूरत जो है भारत की डायमंड सिटी कहलाती है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक कंपनी है अल्रोसा, अल्रोसा रूस की कंपनी है जो हीरे बनाती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? दोस्तों कौन सा विटामिन है ये हमें बताना है। सही जवाब आपका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक विटामिन होता है, और ये विटामिन B9 नहीं B7, विटामिन बी सीरीज में ही नाम होता है फॉलिक एसिड, तो मैं भूल गया हूँ इसको, तो आप याद रखिएगा अभी के लिए। फॉलिक एसिड जो होता है वो विटामिन होता है, शायद विटामिन 9 होता है, विटामिन 9 या 11, चलो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा फिर। तो विटामिन जो है वो फॉलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? दोस्तों कौन सा जंतु है जिसका त्वचा एक श्वसन अंग है? सही जवाब होगा दोस्तों मेंढक। मेंढक जो है इसमें जो त्वचा होती है ये उससे सांस लेता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मेंढक जब अपने प्रारंभिक स्टेज में होता है तो किस रूप में होता है? टैडपोल। ये आप याद रखना कि मेंढक जो है ये अपने प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में होता है? तो टैडपोल होता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है शार्क। अगर आपसे पूछे शार्क में कितनी हड्डी होती है? दोस्तों शार्क में कोई हड्डी नहीं होती, शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती, आप याद रखिएगा। व्हेल ये मछली नहीं होती दोस्तों, व्हेल स्तनधारी होती है। व्हेल को आप किस वर्ग में रखेंगे? स्तनधारी। और व्हेल का हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कॉकरोच लिखा गया है, कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं, ये आप याद रखना। और कॉकरोच के ब्लड का रंग सफ़ेद होता है, क्यों होता है सफ़ेद? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, आप याद रखिएगा। तो त्वचा किसका श्वसन अंग है? मेंढक का श्वसन अंग है, आप याद रखें। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका तपेदिक, यानी कि टीबी जो होता है ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। और टीबी का बैक्टीरिया हमारे जो फेफड़े होते हैं इनको प्रभावित करता है, टीबी का बैक्टीरिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। दोस्तों यदि आपको टीबी हो जाएगी तो आपका परीक्षण होगा मोन्टू परीक्षण। तो कभी क्वेश्चन आए कि मोन्टू परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो टीबी से संबंधित है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, ये पोलियो, ये सब वायरस के रोग होते हैं। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर का वह भाग कौन सा है जो अंतः कोशिकीय पदार्थों तथा अंगों के टूटे फूटे भाग को वंचित कर कोशिका को साफ करता है? मतलब कहने का है कि कोशिका में जो पदार्थों की टूट फूट होती है उनको खा जाता है, तो ये लाइसोसोम होता है आपका। लाइसोसोम दोस्तों शरीर का वह भाग है जो अंतः कोशिकीय पदार्थों तथा अंगों के टूटे फूटे भागों का भक्षण करके कोशिका को साफ कर देता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा गया? दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। राइबोसोम लिखा गया है दोस्तों, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा गया? दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा गया? तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा गया माइटोकांड्रिया को, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों बात हो रही है कोशिका की, तो आपको उससे पूछा जाए कि साइटोलॉजी क्या है? दोस्तों साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन होता है, आप याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था कि टूटे फूटे भाग को कौन खा जाता है? तो लाइसोसोम खा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसके उदाहरण है? दोस्तों वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट जो उदाहरण है वो उदाहरण है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन 45, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों चरित्रहीन जो पुस्तक लिखी गई है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा दोस्तों।
पूछा जाए आपसे तो आप इसके बारे में याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सुमित्रानंद पंत 1968 में सबसे पहली बार हिंदी का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था। दोस्तों 1968 में हिंदी का ज्ञानपीठ अवार्ड सुमित्रानंद पंत को मिला था, इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। तो चिदम्बरा हिंदी की पहली रचना थी जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, और किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को। इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में एशिया के पहले व्यक्ति बने थे जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हें साहित्य का नोबेल मिला, ये भी आप याद रखिएगा। और किस रचना के लिए मिला था, तो इनका एक काव्य संग्रह है गीतांजलि। गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, भारत और बांग्लादेश का, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। दोस्तों भारत में पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गाजियाबाद ने, ऑप्शन बी गाजियाबाद ने, गाजियाबाद नगर निगम ने ये जारी किया है। ठीक है दोस्तों, ये पर्यावरण संबंधित कार्यों के लिए उसको पैसा इकट्ठा किया जाएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है, और यूनेस्को उड़ीसा की सरकार के साथ देता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में विज्ञान दिवस कब होता है, तो दोस्तों भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका, बिंदादीन महाराज किस शास्त्र नृत्य से जुड़े हैं। दोस्तों बिंदादीन महाराज जो हैं ये जुड़े हुए हैं आपके कथक से, ऑप्शन सी, कथक के कलाकार हैं बिंदादीन महाराज, आप याद रखिएगा। बिंदादीन महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, शोभना नारायण है, मनीषा गुलियानी है कथक के लिए, और बिरजू महाराज जो अभी जिनसे क्वेश्चन आया था, बिरजू महाराज हैं कथक के लिए। तो ये आप याद रखें। दोस्तों कथक जो है ये एक ऐसा क्लासिकल डांस है भारत में जो मुस्लिम शासकों द्वारा संरक्षित किया गया था। तो मुस्लिम राजाओं ने संरक्षण किया है कथक का, आप याद रखना। नेक्स्ट आपका, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है। दोस्तों पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है असम राइफल को, ऑप्शन ए, असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है, 1835 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों भारत में कितने अर्धसैन्य बल हैं, 7, और सातों के सातों अर्धसैन्य बल भारत के गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, अपसपा क्या है, अपसफा क्या है और ये भारत में किस वर्ष लाया गया था, इसके बारे में आंसर जरूर करिएगा अपसफा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है भारत, बाकी है चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत स्थायी सदस्य नहीं है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं। कैसे होते हैं 15, 5 + 10, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, ये आपसे पूछा जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे अगर कभी पूछे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसे और क्या बोलते हैं, तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। क्लियर। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज 25 जनवरी है और आज भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कल हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और आज है हमारे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है, तो यह भी आप याद रखिएगा, मतदाता दिवस। क्लियर दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना कि वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है। वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है, ये 2 रूप से क्वेश्चन पूछेगा कि वोट डालने का अधिकार कैसा है, संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तो ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। क्लियर। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।